नमस्कार, ब्यूरो रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं मैं प्रियंका तिवारी। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। यूपी में विधानमंडल सत्र जारी है। शनिवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की हत्या का मामला उठाया और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि हम माफियाओं के खिलाफ हैं, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने कहा कि सपा ने ही अतीक अहमद को आश्रय दिया है। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि हम किसी भी माफिया को नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा माफियाओं की पोषक है। प्रयागराज के बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की शुक्रवार शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। धूमनगंज थाना क्षेत्र में उमेश पाल के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने बम और गोली से उन पर हमला किया। शनिवार को इस हत्याकांड की गूंज विधानसभा तक पहुंची। उमेश पाल हत्याकांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद जवाब दिया, सुनाएंगे। कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे। कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं जाएगा, आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी किसी का नाम नहीं दिया ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था। सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए अपराधी नहीं था, किस पार्टी का था? सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम आज दे रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है, साथ वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम योगी ने जो सदन में मुद्दा उठाया है, ये हत्याकांड आखिर कहां तक जाएगा, क्योंकि गूंज सदन तक पहुंच चुकी है। यह है कि किसी भी तरह का माफिया राज नहीं चलने देंगे उत्तर प्रदेश में। इतने जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक नारा था, वो काफी लोकप्रिय हुआ, यूपी में दम है क्योंकि यहाँ जुर्म कम है। वो क्या स्थिति थी वहां पर, वो जग जाहिर है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है योगी सरकार, स्वागत योग्य है और यही कारण रहा होगा। निश्चित बात है कि अगर योगी आदित्यनाथ पे, भाजपा की सरकार पे
उत्तर प्रदेश की आवाम ने अपना भरोसा जताया 2017 के विधानसभा चुनावों में, 2022 के चुनावों में, और जनता जनार्दन होती है, भली बात ही समझती है कि कौन सी सरकार सक्षम है नकेल कसने में अपराध और जितने कुख्यात अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे थे। तो यहां पर अच्छी नजीर पेश हुई है और यहां पर अब क्योंकि जांच चल रही है यहां पर, और बड़ी जल्दी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इंसाफ मिलेगा। विपिन जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि सदन तक जो ये मुद्दा पहुंचा है हत्याकांड का, और जहां एक तरफ सीएम योगी आरोप लगा रहे थे कि ये जो हत्याकांड हुआ है प्रयागराज में, उसमें कहीं ना कहीं अतीक अहमद का हाथ है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव इस बयान पर कहते हैं कि आप नाम बताइए कि किसने किया। क्या अखिलेश यादव ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि उन्हीं के पार्टी के ही नेता इस तरीके के कृत्य कर रहे? ये देखिए, वो तो एक जांच का विषय है। यहाँ पर किसी को भी आप दोषी करार नहीं कर सकते। ये तो एक तरफ अटकलें लगाई जा सकती है, अनुमान लगाया जा सकता है कि हत्या के पीछे कौन है, क्योंकि जो पुलिस इस पे अपनी जांच कर रही है। और यहाँ पर देखिए, एक बात तय है कि यहाँ पर कोई किसी तरह की आप ये समझेंगे कि कोई इसको हल्के में लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो साफ कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने, और वो उनका दायित्व बनता भी था, क्योंकि एक तो डबल इंजन की सरकार है और दूसरी बारी उत्तर प्रदेश की जनता ने उनके भरोसा जताया है। और सबसे बड़ी बात है, चुनावी मैदान में जब सारे राजनीतिक दल जाते थे, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, तो सबसे पहला मुद्दा ये होता है कि आप कानून व्यवस्था को कैसे, आप जनता को सुनिश्चित करना होता है कि आप कैसे कानून व्यवस्था बना के रखेंगे। क्योंकि बिहार में भी पहले जंगल राज था और उत्तर प्रदेश में भी जितने दुर्दांत अपराधी थे वो बेखौफ होकर घूमते थे। लेकिन विपिन जी यहाँ पर सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि सपा के ही सांसद अतीक अहमद, जो कि गुजरात की जेल में अभी निरुद्ध हैं, जिन्हें सपा की तरफ से टिकट दिया गया था जबकि वो सत्ता में थे, जब यह हत्याकांड हुआ था उसके बाद उन्हें सपा की तरफ से टिकट दिया गया था। नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो बात अपनी जगह दुरुस्त है। यहाँ पर क्योंकि जैसे ये कोई भी राजनीतिक दल हो तो वो अब आजकल तो तभी ये बात चली है कि यहाँ पर कि अपराधियों के जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। लेकिन एक रिवायत सी रही है हिंदुस्तान में यहाँ पर कि आप देखते हुए कि किसका ज्यादा वोट बैंक है, किस नेता का, भले ही उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हो तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। और किसी भी मकसद सिर्फ एक होता है कि चुनाव जीते जाए और किसी भी तरह से लोकतंत्र के महापर्व में शिकस्त न मिले। तो यहाँ पर साम दाम दंड भेद सब अपना लिए जाते हैं और सारे राजनीतिक दल, उनमें भी फर्क हो सकता है ये राजनीतिक दलों में, लेकिन ये कथनी और कथनी बड़ा फर्क होता है। जब सार्वजनिक तरीके से नेता आके बयानबाजी करते हैं जनता के बीच तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब करने का वक्त आता है तो इसके विपरीत बड़ा दुखद है, बड़ा चिंता का विषय है कि यहाँ पर नेताओं से जो अपेक्षा करी जाती है उनको आदर्श समझा जाता है, रोल मॉडल समझा जाता है कि कुछ अच्छी मिसाल कायम करे, अच्छी नजीर पेश करे, लेकिन जब करने का वक्त आता है तो ऐसा अमूमन देखा जाता है कि अपराधियों को भी तवज्जो मिलती है, उनको उनका भी चयन होता है, उम्मीदवार घोषित करा जाता है और अंत में ये लोकतंत्र के लिए कितना चिंता का विषय है कि जब ऐसे उम्मीदवार जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और हिस्ट्री शीटर्स रहे हैं तो वो जब चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद जनता के नुमाइंदे बनते हैं तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं। और मैं उदाहरण देना चाहूंगा, देखिए अभी दिल्ली देश की राजधानी है, देश की धड़कन है, उसको सपना संजोया है सबने कि हम पेरिस बनाएंगे। और जो एमसीडी सदन में जो दृश्य देखने को मिले, हाथापाई, नाक घूसे, गाली गलौज, वो अभूतपूर्व है, दिल रह जाता है उससे। क्या हम ऐसे हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे, महाशक्ति बनाएंगे? ये सबके लिए मंथन का विषय है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बचती। यहाँ बोलना कि केवल भाजपा के पार्षद आके हाथापाई में
लग गए थे। बिल्कुल सरासर गलत होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी के पार्षद मूक दर्शक बने हुए थे कि बोल रहे थे कि एक गाल पे आपने मार दिया तो दूसरा गाल भी आगे कर दिया। तो सब इसमें शामिल थे और ये मंथन का विषय है। पश्चिम बंगाल का भी उदाहरण देना चाहूंगा, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा कि खूनी बवाल जो देखने को मिला पश्चिम बंगाल में। चुनाव तो देखिए आते जाते रहेंगे, लेकिन जनता का हित सर्वप्रथम होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, उसी तरह से नेताओं और राजनीतिक दलों का सबसे पहले दायित्व बनता है जनता के प्रति, कि जनता जनार्दन होती है। जनता जब बढ़ चढ़ के लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाती है तो वो अच्छे खासे राजनीतिक दलों के सुपड़े साफ करने में सक्षम होती है, और जिसको हम हल्का समझते हैं जिन राजनीतिक दलों को, उनको सत्ता पे काबिज कर देती है। ये ताकत होती है जनता के बेशकीमती वोट की। यहां पर जनता को सर्वोपरि मानना चाहिए, उनके हित को आगे रखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अगर आपराधिक मामले जिनके खिलाफ दर्ज है उनको अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो इससे ज्यादा चिंता की बात और बिल्कुल विपिन जी, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा सवाल उठता है कि 2005 में राजू पाल की हत्या हुई थी और उनकी हत्या के मुख्य आरोपी हैं अतीक अहमद, जिन्हें बताया जाता है हालांकि सपा के सांसद रह चुके हैं, अभी गुजरात की जेल में निरुद्ध हैं। जब सीएम योगी ने सदन में इस मुद्दे को उठाया तो अखिलेश यादव ने ऐसे कहा कि जैसे वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि सपा माफियाओं को संरक्षण दे रही है। देखिए, ये पब्लिक सब जानती है, भले ही नेता सदन में आकर कुछ भी बयानबाजी कर दें, जनता को आप भ्रमित नहीं कर सकते। भले ही कोशिश हर कोई करता है, भ्रांतियां फैलाने की कोशिश करता है, बरगलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये 21वीं सदी की आवाम है, वो भली भांति समझती है कि यहाँ पर किस राजनीतिक दल ने, इनके नेताओं ने शरण दी थी या बढ़ावा दिया था माफियाओं को, और जितने ये दुर्दांत अपराधी हैं। और एक उदाहरण देना चाहूंगा, विकास दुबे की जब वो पहले गिरफ्त से बाहर था, उस समय भी विपक्ष हमला बोल रही थी योगी सरकार पे। जब गिरफ्तारी हो जाती है और किसी परिस्थितियों में वो मारा जाता है, वहां पर भी फिर वहां दूसरा एक ब्राह्मण कार्ड खेलना शुरू कर दिया। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी अपराधी होता है, आप उसको धर्म से मत जोड़िए, वहां पर आप तो दूसरे तरह की राजनीति शुरू कर देते हैं। तो ये जो जनता के खिलाफ जाएगा और एक आप समझे कि अपराध को अगर शह देगा या अगर किसी तरह से एक आम आदमी के लिए वो आगे बाधक बनता है, तो यहाँ पर उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है। तो यहाँ पर ये चीजें समझ लेनी चाहिए नेताओं को कि अगर जनता के दिलों में उन्होंने जगह बनानी है तो यहाँ पर सही बात को आपको सही बोलना पड़ेगा। और पर विपिन जी आपको क्या लगता है विपिन जी, जितने भी कुख्यात अपराधी रहे, अतीक अहमद की बात करें, मुख्तार अंसारी की बात करें, ये सिर्फ लंबी है और ये सबको पता है किसके कार्यकाल में किनको बढ़ावा मिला, किसको क्या मिली। अब वो वहां पर आप देखिए बिहार में शाहबुद्दीन, वो दौर था एक जनरल राज का, बाहुबली होगा। ठीक है विपिन जी, पर आपको क्या लगता है विपिन जी, आपको क्या लगता है उमेश पाल की जो हत्या की गई, क्या वो छोटी बात है? क्योंकि किसी हत्याकांड का गवाह था वो। देखिए, बड़ा ये चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसे गवाहों को अगर उनकी हत्या हो जाती है तो यहाँ अंदेशा जताना स्वाभाविक है कि आप उसको सरे से नकार नहीं सकते। इसकी जांच होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में उनकी हत्या हुई है या उनको किनारे करने की एक साजिश रची गई है, क्या कारण रहा है। क्योंकि ये इस मामले के तह तक जाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कारण यह है कि यहाँ पर जब भी ये देखा गया है कि जब भी कोई आपराधिक मामलों की जांच चल रही होती है या वो मामला न्यायालय में होता है, वहां पर गवाहों को उन पे दबाव डालने की कोशिश होती है या उनको साजिश के तहत उनको खत्म
कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अभी कोई योगी आदित्यनाथ पर एक बहुत बड़ा दायित्व है और जनता अपेक्षा करती है कि दूध का दूध पानी का पानी करें और कुछ ऐसा पुख्ता कदम उठाएं, जनता के बीच लेके आए कि कौन ये किसने साजिश रचाई थी और कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। पर विपिन जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस वजह से, इस घटना के होने के बाद से गवाह अब डरेंगे गवाही देने से, क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो किए ही नहीं गए। अगर किए गए होते तो गवाह जिंदा होता। ये आपका सवाल बहुत काबिले तारीफ है और मैं इंतजार कर रहा था कि आप ये सवाल पूछे। देखिए, वो दोनों पहलू हैं। आपने पूछा कि क्या आप आने वाले वक्त में गवाह जो भी हैं वो क्या डरेंगे या 10 बारी सोचेंगे कि हम आगे आए। तो देखिए, पहले का दौर अलग था, अब फर्क आया है, इसको सब स्वीकार करेंगे। भले ही जो कट्टर विरोधी भी हों योगी आदित्यनाथ के, वो एक बात से एक मत रहे होंगे कि यहाँ पर अब कम से कम वो वाला खौफ नहीं है जो पहले देखा जाता था। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा कि पहले किन की सरकारों की, ये सब पब्लिक डोमेन में है। लेकिन यहाँ पर ये कहना कि राम राज्य आ गया है वो सरासर गलत होगा। अभी लंबा सफर है, लेकिन बहुत हद तक नकेल कसी गई है। एक अपराधियों के मन में खौफ है कि हम जेल की सलाखों के पीछे बंद हो जाएं, नहीं तो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो ये एक अच्छी बात है, एक डर बैठा है इनके मन में। नहीं तो पहले तो बेखौफ घूमा करते थे। तो अब ये कहना कि जितने गवाह हैं जिनको जानकारी है कि अपराध के पीछे कौन था या वो आई विटनेसेस थे, तो उनको पहला वाला डर नहीं है कि मरवा दिया जाएगा, क्योंकि उनको भली भांति पता है अब सूबे का मुखिया योगी आदित्यनाथ है। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छा एक परसेप्शन बनी है और जनता भी भली भांति समझती है, वो सुरक्षित महसूस कर रही है। और यहाँ पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। साथ में ये बोलना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये कहना कि सब कुछ ऑल इज वेल, ऐसा भी नहीं है। अभी सफर लंबा है, चुनौतियां बेशुमार है और यहाँ पर अभी क्योंकि 2024 का चुनाव है, तो विपक्ष को भी पूरा हक बनता है कि वो दमखम से सरकार की खामियां उजागर करें। लॉ एंड ऑर्डर के जितने भी अगर मामले उजागर हुए हैं, सामने आए हैं और ऐसे लूटपाट या आप डकैती, हत्या, बलात्कार ऐसे मामले अगर सामने आए हैं, तो ये सरकार का ही दायित्व है कि जनता को बिल्कुल सुनिश्चित करें कि हम जीरो टॉलरेंस, सिर्फ महज बोलते नहीं है, जीरो टॉलरेंस की हमने नीति अपनाई हुई है, लेकिन हम उस पर अमल करते हैं और अपना आंकड़ा सार्वजनिक करें कि पहले के मुकाबले 2012 से लेकर 2017 के क्या आंकड़े थे और उसके बाद 2017 से लेकर 22 में किस हद तक ये अपराध के जितने भी मामले हैं उन पे लगाम लगी है। पर विपिन जी, क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी कमी अभी बाकी है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात करती है सीएम योगी की सरकार, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिन दहाड़े किसी गवाह को मार दिया जाता है। कमी थोड़ी सी तो बची है सर। मैं तो ये कहूंगा कि अगर दिन दहाड़े, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्रॉड डे लाइट में, अगर ऐसे मार दिया जाता है तो ये एक अच्छी बात नहीं है। ये एक जनता के पास अच्छा संदेश नहीं जाएगा और जनता जो ये समझ रही थी कि हम बिल्कुल महफूज है, सुरक्षित है और यहाँ पर नकेल कर दी गई है अपराध पर, तो वो ये एक गलत बात और ये इसके खिलाफ अब अभी मैंने बोला दायित्व बनता है योगी आदित्यनाथ का, उनके प्रशासन का, कि यहाँ पर कुछ ऐसा अब नजर पेश करें और जांच को रफ्तार पकड़नी चाहिए, ताकि ये जल्द से जल्द उसको बेनकाब करना चाहिए जो इस साजिश के पीछे था। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये और बेखौफ हो जाएंगे जितने अपराधी हैं और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की साजिश रचाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद विपिन जी, इस तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाए, वो उसको आप सेकंड प्रायोरिटी समझ सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता मिलनी चाहिए कानून व्यवस्था को लेकर कि एक आम आदमी और खासतौर पे वल्नरेबल सेगमेंट जो है वो महफूज अपने आप को समझे। जितने वरिष्ठ नागरिक हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ऐसा ना हो कि ये किसी को ये लगे कि नहीं ये अभी भी वही दौर है जब यहाँ पर
जितने दुर्दांत अपराधी थे वो बेखौफ होकर घूमते थे और यहाँ पर उनका बोलबाला होता था, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर अब जब तक उचित इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उचित पुख्ता कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक बनता है कि वो सवाल पूछते रहे सरकार से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी इस तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो बता दें आपको कि अभी ये मुद्दा सदन तक पहुंच चुका है। हालांकि सीएम योगी ने कहा है कि माफियाओं को अब जिंदा नहीं रहने देंगे। अगर देश में या फिर प्रदेश में कहीं भी माफिया देखा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में बन रहे श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई। आपको बताते चले कि बैठक के पहले राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन रामलला के मंदिर का भव्य निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा और ट्रस्ट के पदाधिकारी इंजीनियरों के साथ निर्माणाधीन मंदिर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जायजा भी लिया गया। बता दें आपको कि राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में श्री राम मंदिर निर्माण की तैयारियों पर चर्चा की गई है। रामलला की स्थायी मूर्ति पर मंथन किया जाएगा। परकोटा निर्माण को लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो चुकी है। श्री राम मंदिर निर्माण की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। रामलला की स्थायी मूर्ति पर भी मंथन किया जाएगा। और अयोध्या से इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, विस्तार से बताएं, बैठक 2 दिवसीय शुरू हो चुकी है। प्रियंका, जिस तरीके की आपको बता दें कि ये कंटिन्यू जो बैठक का दौर चलता है, हर महीने जो बैठक करवाता है और इसमें राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर के कि कितना काम हुआ है, कितना प्रगति हो रही है। और अगर बात की जाएगी तो राम पथ और भक्ति पथ के नाम से 2 सड़क निकाली जा रही है, जो कि वो गर्भगृह तक आएगी। उससे लेकर के चर्चा चल रही है। और बात करेंगे अगर परकोटा की, इनके चारों तरफ परकोटा बन रहा है, तो उसको लेकर के ट्रस्ट के पदाधिकारी और जो L&T और टाटा कंसल्टेंसी के चीफ है और उनके इंजीनियर हैं, उनके काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ में बैठक की जा रही है। बात करेंगे बैठक को लेकर के, तो बैठक जो है वो 2 दिन 25 और 26 तारीख को चलेगी। और बताएं प्रियंका कि ये बैठक जो है वो हर महीने जो है सेकेंड उसमें चलती है, शनिवार को होती है या संडे को होती है। तो ये 2 दिन की बैठक अहम बैठक रहती है राम मंदिर निर्माण को लेकर के। जी राघवेंद्र, जैसा कि आपने जिक्र किया परकोटा का, ये परकोटा क्या है? बता दें, परकोटा जो इनके मंदिर के चारों तरफ जो परिक्रमा के लिए बनाया जा रहा है कि उसमें मंदिर में जो श्रद्धालु आएंगे रामलला का दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद, दर्शन पूजन करने के बाद ये परकोटा पे परिक्रमा अपनी करेंगे। तो बात करेंगे कि परकोटा पे परिक्रमा करने वालों की तो हजारों की संख्या में एक साथ जो है वो परिक्रमा कर सकते हैं श्रद्धालु। बिल्कुल राघवेंद्र, आपने श्रद्धालुओं की बात की, तो श्रद्धालुओं के आने के लिए किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं? क्योंकि अयोध्या के लिए सभी श्रद्धालु बेहद ही उत्साहित हैं। देखिए, अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास तौर पर व्यवस्था जो है वो अभी आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, हवाई अड्डे का, उसके बाद बस स्टैंड का निर्माण हो रहा है। और यहाँ तक कि चारों तरफ जो रोडें बन रही हैं उनको तोड़ करके रोड को चौड़ीकरण किया जा रहा है। तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मिलेंगी उनको, जो भी श्रद्धालु आएंगे अयोध्या के अंदर। और रही बात अगर सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो IG जोन के अंदर में, अयोध्या IG जोन के अंदर में आएगा। और ये जो दो तरीके के इनके सेटअप बनाए गए हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए एक येलो जोन है और एक रेड जोन है। तो ये कुल मिलाकर के सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था है। राघवेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे रामनवमी को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं अयोध्या में की गई हैं इस वक्त?
देखिए, रामनवमी के लिए ट्रस्ट जो है वो आज बैठक में, आज और कल बैठक चल रही है, तो इसको लेकर के जिले के अधिकारी और पदाधिकारी भी रहेंगे, बीजेपी के नेता भी रहेंगे, तो ये और ट्रस्ट के लोग भी रहेंगे, तो सारे लोग मिल करके रामनवमी पे क्या व्यवस्थाएं करनी है, कैसे करनी है, क्योंकि भीड़ जो है रामनवमी को लेकर के बहुत ज्यादा होती है, श्रद्धालु अयोध्या में बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कहीं न कहीं एक अलग इनको व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो इसको लेकर के बैठक में अहम फैसला लिया जाएगा। जी राघवेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी मंदिर का निर्माण कार्य और कितना बचा है, क्या ये मंदिर पूरा होने में अभी और समय लग सकता है और कितना समय लगेगा? देखिए, 23 दिसंबर जो है, दिसंबर 23 में ये कार्य इनको पूरा करने का आदेश मिला हुआ है, और जनवरी में आपको बता दें कि डेडलाइन है 14 जनवरी को गर्भगृह का पूजन और रामलला का पूजन अर्चन शुरू हो जाएगा। वहां पे 14 जनवरी से राम भक्त जो है, जो भी श्रद्धालु अयोध्या आएंगे वो रामलला का दर्शन करेंगे। जी बिल्कुल राघवेंद्र, रामलला के दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु बेहद उत्साहित हैं। अभी की स्थितियां वहां पर किस तरीके की हैं, क्योंकि भक्तगण तो अभी से ही आना शुरू हो चुके होंगे। हालांकि अभी मंदिर निर्माण जो है वो आधा हुआ है, लेकिन फिर भी जो श्रद्धालु हैं उनके उत्साह को किस तरीके से वहां पर देखा जा रहा है? बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पे लगभग 65% जो है मंदिर निर्माण कार्य जो है पूरा हो चुका है, गर्भगृह का काम पूरा हो चुका है, चबूतरे का काम पूरा हो चुका है, और उसके बाद जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनको देखने के लिए एक अलग से रास्ता बनवाया गया है, जो कि उस रास्ते से वो जा करके और गर्भगृह का दर्शन करेंगे, रामलला का दर्शन करेंगे। उसके बाद वो अपना सरयू स्नान करते हैं, या जो भी सुरक्षा व्यवस्था लेकर के अगर बात की जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था भी इनकी रामलला के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है कि जिस तरीके की यहाँ पर कोई असुविधा ना हो किसी को। बिल्कुल राघवेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सीएम योगी आज पहुंचे हैं या कल पहुंचेंगे? देखिए, अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है सीएम योगी के आने का यहाँ पर, तो इसके बारे में अभी कोई जिला प्रशासन के द्वारा या सूचना विभाग के द्वारा कोई अभी यहाँ बताया नहीं गया है, ना कोई ऐसा आदेश जारी किया गया है। धन्यवाद राघवेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो बता दें आपको कि निर्माणाधीन मंदिर का कार्य अभी प्रगति पर है। निर्माणाधीन मंदिर का निरीक्षण किया जा रहा है। 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो चुकी है। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो चुकी है। श्री राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों पर हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मंत्री संजय निषाद और आशीष पटेल को छुट भैया नेता कहने पर बवाल शुरू हो गया। लखनऊ में निषाद पार्टी ने पैदल मार्च निकाला। विक्रमादित्य मार्ग से जीपीओ की ओर बढ़ रहे सैकड़ों की संख्या में निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ पैदल मार्च निकालकर उनके दिए गए बयान को वापस लेने की मांग की। निषाद पार्टी का कहना है कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। मछुआरे समाज का उन्होंने अपमान किया है। विधानसभा सत्र में अखिलेश यादव ने नोएडा में उन्होंने ऐसा शब्द बोला कि हम ऐसे छुटके नेता से हम बात नहीं करते, ऐसे छुटका नेता से हम लोगों का ये नहीं है। ये बहुत ही अशोभनीय शब्द है, बहुत ही अभद्र शब्द है, क्योंकि हम लोगों के नेता, हम लोगों के भगवान, हम लोगों के अगुआ जो माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं, मछुआरा उनको भगवान मानता है, मछुआरा उनको अगुआ मानता है, क्योंकि 18% आबादी वाला कभी हिस्सेदार नहीं रहा, सबकी सरकार बना दिया, सबको लखनऊ और दिल्ली भेज दिया था ये 18% मछुआरा आबादी। लेकिन अब मछुआरा समाज अब जाग गया है, क्योंकि मानवर साहब की देन है कि आज मछुआरा समाज जागा है। और मछुआरा समाज जाग करके देख लीजिए, कभी मानवर साहब गांव-गांव जा करके लोगों को जगाए, लोगों को इतिहास भूगोल बताए कि भाई आपका भी इतिहास है, आपका भी राजा है, आपके भी राजा महाराजा हैं। जब तक तुम आप अपनी वोट की कीमत नहीं जानोगे और एक जो है संगठन के नीचे न रहो, एक झंडे के नीचे नहीं रहोगे, तब तक तुम्हारा हक हिस्सा मिलने वाला नहीं है। मांगे
तो आपको बता दें कि लखनऊ में निषाद पार्टी का लगातार संग्राम देखने को मिल रहा है। ये पैदल मार्च निकाला गया है। संजय निषाद की पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता बड़े संख्या में इस पैदल मार्च में शामिल हुए। हालांकि बता दें कि सभी ने हाथों में झंडे और बोर्ड लेकर प्रदर्शन किया। लखनऊ में निषाद पार्टी का पैदल मार्च निकाला गया। और लखनऊ से इस खबर पर हमारे संवाददाता शमशाद आलम अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शमशाद, लखनऊ में इस वक्त कैसी स्थिति देखी जा रही है? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से सदन में संजय निषाद को सपा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो भी टिप्पणी की थी उनके विशेष में, उसको लेके जो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो सड़कों पे उतर आए हुए हैं। और जो लफ्ज का अखिलेश यादव ने यूज किया है, जो उनको ताने कसे गए हैं संजय निषाद को, तो उसको लेके जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हजरतगंज चौराहे पे। और आपको बता दें काफी ज्यादा संख्या में जो है कार्यकर्ता निषाद पार्टी के वो भी मौजूद हैं। और काफी ज्यादा जो है उनको अखिलेश यादव को साफ तौर से एक तरफ से संजय निषाद के जो कार्यकर्ता नेतागण हैं उनकी तरफ से यही चुनौती मिल रही है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो लफ्ज यूज किया है उसे वापस ले लें, न तो आने वाले चुनाव में उनको आगे चल के देखने का काम होगा कि किस तरीके से उनको आगे जो चुनाव आ रहे हैं उसमें उनको दिखाने का काम होगा कि संजय निषाद की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या कुछ करेंगे। बिल्कुल शमशाद, आपसे समझना चाहेंगे कि इस वक्त कैसी स्थिति वहां पर है लखनऊ में, क्योंकि आप वहां पर उपस्थित हैं। कितनी संख्या में लोग पैदल मार्च में शामिल हैं और किस तरीके की वहां पर नारेबाजी की जा रही है? जी बिल्कुल, बता दें सैकड़ों की संख्या में जो है संजय निषाद के कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद है। और जो नारेबाजी है वो पूरी तरीके से अखिलेश यादव की सपा के विरोध में है और पूरी तरीके से चुनौती देते हुए नजर आ रही है कि अखिलेश यादव अगर बयान अपना वापस नहीं लेते हैं और संजय निषाद से माफी नहीं मांगते हैं तो आने वाले समय पे, आने वाले चुनाव पे काफी ज्यादा जो है बड़ा प्रदर्शन होगा उनके खिलाफ। और जो चुनाव है उसको भी देखने का काम करेंगे आने वाले समय पे। ये साफ तौर से जो कार्यकर्ता है उनका साफ तौर से यही कहना है। जी शमशाद, आप लखनऊ में उपस्थित हैं, अगर आपकी वहां किसी कार्यकर्ता से बातचीत हुई है तो उनका इस पर क्या कहना है? क्या अभी इस आंदोलन के बाद ये थम जाएंगे या फिर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात तो कही जा रही है कि लोकसभा चुनाव में देख लेंगे, लेकिन अभी क्या ये कार्यकर्ता यहीं पर थमेंगे या फिर उग्र आंदोलन अभी जारी रहेगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं से जो बातचीत की गई है उसमें साफ तौर से उनका यही कहना है कि अगर अखिलेश यादव जो है अपने शब्द वापस ले लेते हैं तो ये आंदोलन जो है ये रुक जाएगा, अन्यथा अगर नहीं वो माफी मांगते हैं तो ये आंदोलन और भी बड़ा होगा इससे ज्यादा। और जो आने वाले निकट चुनाव है इसमें इन्हें देख लिया जाएगा। ये साफ तौर से धमकी दी जा रही है अखिलेश यादव को। जो संजय निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण है उनकी तरफ से साफ तौर से यही कहा जा रहा है। जी अलका। शमशाद, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आखिर अखिलेश यादव ने इस तरीके के शब्द का प्रयोग संजय निषाद के लिए क्यों किया? बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से सदन में जो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से राजभर से भी कहा था कि आप जो है जनगणना जो है चाहते हैं कि नहीं, तो वही संजय निषाद से भी कहा गया था। मगर साफ तौर से संजय निषाद से जो है अखिलेश यादव ने यही कहा, क्या आप उनकी तरफ नेता बनने के लिए गए थे, मंत्री बनने के लिए? तो उन्होंने साफ तौर से यही कहा कि मंत्री नहीं,
ये जो नाव वाले हैं, जो मल्लार हैं, इनके लिए हम नेता बनने और मंत्री बनने गए थे, क्योंकि इनकी सुविधा के लिए जो है हम कार्य करेंगे। और जो इनके कार्यकर्ता हैं उनका भी साफ तौर से यही कहना है कि जिस तरीके से संजय निषाद घर घर जाके लोगों के, जो मल्लार हैं, जो नाव चलाते हैं, उनके घर पे जाके और उनके घरों को और उनकी जो जहाँ पे वो रहते हैं उनका गांव है, उसको साफ तौर से जो है पूरी तरीके से सही करने का काम, सड़क बनाने का काम और उनकी आवाज को जो है सदन में लाने का काम वो संजय निषाद करते हैं। तो हम उनके लिए कोई भी बुराई नहीं सुन पाएंगे। इसीलिए साफ तौर से अखिलेश यादव को चुनौती दी गई है और ये साफ तौर से कहा गया कि उनका लफ्ज जो है वो वापस ले ले, न और भी बड़ा आंदोलन होगा और ये जो चुनाव आ रहा है इसमें देख लेंगे। ये सारी बातें जो है वो जो है संजय निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण की तरफ से कहा गई। जी बिल्कुल शमशाद, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि लखनऊ की जनता या यूं कहें कि प्रदेश की जनता अभी क्या सपा से किनारा करने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं सपा घिरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां सपा के ही सांसद पर आरोप लगा है कि उन्होंने प्रयागराज हत्याकांड को अंजाम दिलाया है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष खुद सदन में इस तरीके के बयान देकर फंस जाते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सदन में जो सपा के अध्यक्ष हैं और उनका जो बयान आता है वो कहीं ना कहीं एक तरफ से उन्हीं को दोषी करार देने का पूरी तरीके से जो निशानेबाजी जो है देखी जाती है। मगर आपको बता दें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से मुस्लिम और दलित और पिछड़े वोटों के लिए जिस तरीके का काम कर रही है कि हम इन लोगों को लेके चलेंगे तब 2024 में कुछ बड़ा कर सकते हैं। जिस तरीके से 30 वोटों से 30 जो जिस तरीके से उनको वोट मिले हैं उसको लेके वो 50% जाना चाहते हैं, 30% से 50%, और इन सबको मिला के वो इस चुनाव को जो है 2024 के चुनाव में मिलना चाहते हैं। इसके लिए जो है ये कहीं ना कहीं जो है दलित जो बिछड़े हैं उनके लिए जो है उनकी तरफ ऐसा बयान पेश करते हैं कि वो जो लोग हैं बिछड़े दलित वो इनकी पार्टी में जुड़ने का काम करे और इनकी बातों को समझने का काम करे। जी शमशाद, एक तरफ सपा ये चाहती है कि दलित और पिछड़े उनकी बात को समझे, वहीं दूसरी तरफ संजय निषाद के लिए इस तरीके के बयान दे देना, क्या सपा इस बात से अनजान है कि वो दलित और पिछड़ों की बात करती है और फिर उसके बाद में इस तरीके के बयान देकर कहीं ना कहीं सपा को नहीं लगता कि क्या वो फंस सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयान दिया सदन में संजय निषाद के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आप देखने की बात होगी। मगर उन्होंने जो है राजभर जी से भी बात की और राजभर से भी कहा गया, तो राजभर से भी ये बात हुई। उसके बाद में जो संजय निषाद के बुरी कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं ये अपनी बातों में खुद ही उलझ के रह जाते हैं। और उसके बाद में ठीक है, धन्यवाद शमशाद इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो अखिलेश के बयान पर अब संग्राम लगातार जारी है। लखनऊ की ये तस्वीरें जहां पर संजय निषाद पार्टी लगातार संग्राम पर उतर आई है। रायबरेली से अगली खबर है। बताते चले कि अनियंत्रित तेज रफ्तार लोडर गड्ढे में पलट गया, जिससे एक की मौत हो गई, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि मामला सलोन थाना क्षेत्र के उमरी मार्ग पर नायन के पास का है, जहां पिकअप मजदूरों को भरकर खेतों में काम करने के लिए ले जा रहा था। तभी अचानक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं पिकअप में 30 अन्य लोग सवार थे, जिसमें 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस बुलाकर सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा दिया है, जहां पर सभी घायलों का इलाज जारी है। बता दें आपको कि ये लोडर जो कि सभी मजदूरों को भरकर खेतों में ले जा रहा था, खेतों की तरफ ले जा रहा था, कि तभी गड्ढा आने से ये लोडर अनियंत्रित हो गया और पलट गया। इसकी वजह से एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 30 अन्य लोग इस लोडर में, इस पिकअप
वाहन में सवार थे जो कि घायल हो गए हैं। जो है कुछ लोग चुटा गए हैं, एक जने खत्म हो चुके हैं। महाराज तो यहाँ एकदम जो है अच्छा, हाँ। कैसे हुआ हादसा भैया? लोग पिकअप जो छोटा हाथी जो है हाँ, लेके जौहारा की तरफ से आ रहे थे नान की तरफ हाँ, और बहुत तेज स्पीड में हाँ। और लोडर को संभाल नहीं पाए, डिसबैलेंस हुआ और लोडर पलट गया। कितने लोग थे लोडर पे? लमसम 30-35 लोग थे। अच्छा, कुछ लोग खत्म भी हुए हैं क्या? अब खत्म होने की तो स्थगित सूचना। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला रायबरेली से जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, विस्तार से बताएं पूरा मामला क्या हुआ है। देखिए, सलवन का जो क्षेत्र है वो आलू के लिए माना जाता है और उसी आलू की खुदाई का इस समय जो है काम चल रहा है। और ये जो मजदूर थे, एक लोडर में भरकर 30 से 35 की संख्या में जो है वो आलू खुदाई के लिए खेतों के में लाए जा रहे थे, लेकिन ड्राइवर की लापरवाही से अनियंत्रित होकर जो है लोडर पलट गया, जिसमें कि एक महिला रानी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पर 10 से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से जो है उनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण 4 लोग जो है वो जो है जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिए गए, जहां उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बिल्कुल ओम शंकर, आपसे समझना चाहेंगे कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त क्या स्थिति वहां पर बनी थी, कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं, कितने लोगों को छुटपुट चोटें आई हैं, और जिस महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है उसके परिजनों का इस पर क्या कहना है? ये सभी लोग जो है मजदूर थे और 30 से 35 की संख्या में लोडर में सवार होकर खेतों में जा रहे थे आलू की खुदाई करने के लिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ एक दर्दनाक हादसा रायबरेली जनपद में हुआ है, उससे रही बात अगर चोटों की, तो सभी को जो है कुछ ना कुछ चोटें जरूर आई, लेकिन 12 से 15 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं और जिनमें 4 की हालत बहुत ज्यादा से गंभीर है, जिनको जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रिफर कर दिया गया। तो इसमें बात यही है तो सीधे ड्राइवर की लापरवाही सामने निकल रही, जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज होने से वो संभाल नहीं पाया और अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। ओम शंकर, क्या पिकअप चालक को भी चोटें आई हैं और घायलों का इस घटना पर क्या कहना है? सभी घायलों में अफरा तफरी मची। हालांकि स्थानीय लोगों ने तुरंत जो है मोर्चा संभाला, पुलिस को सूचना दी और वहां पर एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को तत्काल इलाज के लिए जो है वो भेजा गया है। लेकिन लोडर के नीचे दबने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जो एक बहुत दुखद रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। रायबरेली से खबर है जहां पर पिकअप वाहन गड्ढे में पलट गया, जिसकी वजह से जो इसमें 30 से 35 लोग सवार थे उसमें से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य लोग घायल हैं, उनका इलाज जारी है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।